Hello everyone, this is Mahendra Jappalwar. Welcome to my YouTube channel Mahendra's Physics. In the last video we have studied about the force and motion, then laws of motion, then circular motion and uniform circular motion and centripetal force. Okay, so in this video we are going to start the next topic of gravitation, that is Kepler's laws. Okay, so इस वीडियो में हम केपलर लॉ को स्टार्ट करने वाले हैं. अब ग्रेविटेशन में केपलर लॉ को पढ़ने की जरूरत क्या है? तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रेविटेशन जो फार्मूला न्यूटन ने डिराइव किया था, जैसे कि हमने स्टोरी बताई थी, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एक एप्पल गिरा और फाइनली उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर कर लिया. लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ फिल्मों में होता है. एप्पल गिरा और फार्मूला लिख दिया, राइट? ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता. एक्चुअली देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट हु स्टडीड ऑन द ग्रेविटेशन एंड आफ्टर दैट न्यूटन आल्सो वर्क ऑन द डाटा विच इज गिवन बाय द अदर साइंटिस्ट. सभी डाटा को स्टडी करके न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ को फॉर्मुलेट किया, करेक्ट? सो न्यूटन को ग्रेविटेशनल लॉ को फॉर्मुलेट करने में सबसे ज्यादा हेल्प इन केपलर लॉज का हुआ. अब केपलर लॉज क्या बताते हैं? केपलर लॉज आर आल्सो नोन एज लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. ये लॉज जो है प्लैनेट के मोशन के बारे में बताते हैं. ओके, अब ये जॉन केपलर जो था एक फेमस एस्ट्रोनॉमर उन दिनों का, उसका एक असिस्टेंट था, राइट? उसका हेल्पर था जिनका नाम है टाइको ब्राहे. और एक बार सडन डेथ हो गई टाइको ब्राहे की. उसके बाद में जॉन केपलर को एक रॉयल मैथमेटिशियन करके अपॉइंट किया गया था और उन्होंने 16 इयर्स स्पेस को, स्काई को ऑब्जर्व करके 3 लॉज दिए और उन 3 लॉ के मदद से ही न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिराइव किया. देयर आर 3 केपलर्स लॉ, द फर्स्ट केपलर लॉ, सेकेंड केपलर लॉ एंड थर्ड केपलर लॉ. इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हम बाद में देखते हैं. केपलर लॉ को स्टडी करने से पहले एक हमको मैथमेटिक्स का नया कंसेप्ट पढ़ना होगा या फिर उसके बारे में समझना होगा, दैट इज इलिप्स. व्हाट इज दैट? इलिप्स. इलिप्स. अब इलिप्स होता क्या है? जैसे ट्रायंगल पता है आपको, सर्कल पता है, वैसे ही एक इलिप्स एक फिगर होता है. इलिप्स कैसा होता है? मान लो कि हमारे पास एक कोन है लाइक दिस. अगर इस कोन को मैं कोई ऐसे इंक्लाइन प्लेन से कट करता हूं, इंक्लाइन प्लेन से, आर यू गेटिंग? इंक्लाइन प्लेन लाइक दिस. कोई मेरे पास एक पेपर है, उस पेपर को ऐसे लगा दिया मैंने इंक्लाइन प्लेन से कट करने के बाद जो सरफेस हमको कोन के ऊपर मिलता है दैट इज कॉल्ड एज इलिप्स. और वो कैसे दिखेगा? इट इज लुक लाइक दिस. ऐसा शेप मिलेगा. अगर इसको आप स्ट्रेट कट करते हो तो आपको सर्कल मिलेगा. बट इफ यू कट दिस कोन with an inclined plane then you will get ellipse. Is it okay? So this is called ellipse. अब इसके ellipse के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज दिए हैं उसके. ellipse को 2 फोकस पॉइंट होते हैं. इसको F1 बोलेंगे हम, इसको F2 बोलेंगे. जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है तो इसको 2 फोकस होते हैं, राइट? ये फोकस F1 एंड F2. ओके, और इसके प्रॉपर्टी है, अगर हम इस ellipse पे का कोई एक पॉइंट लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन द ellipse, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट A, and the distance, the sum of distances of that point to the focus, to this 2 focal point, उस पॉइंट से लेकर के इन दोनों फोकल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस का सम होता है वो हर पॉइंट के लिए सेम होता है. आर यू गेटिंग व्हाट आई से? कुछ भी समझ में नहीं है? लेट्स, यहाँ पे पॉइंट बी है, पॉइंट ए है. ए पॉइंट से हमने 2 लाइन निकाले, दैट इज AF1, AF2. ओके, वैसे ही बी पॉइंट से 2 लाइन निकालेंगे हम, BF1 एंड BF2. अगर हम AF1 प्लस AF2 करते हैं दैट विल बी इक्वल टू BF1 प्लस BF2. इज इट क्लियर? जैसे तीसरा पॉइंट लेते हैं कोई हम, यहाँ पे C, दिस इज पॉइंट C. अब C पॉइंट का भी CF1 प्लस CF2 इज इक्वल टू क्या रहेगा? BF1 plus BF2 is equal to AF1 plus AF2. So this is the property of ellipse. इसके ऊपर से क्या आएगा? That is AF1 plus AF2. ये इक्वल टू रहेगा किसके? BF1 plus BF2 and this will be equal to CF1 plus CF2. इलिप्स हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि इलिप्स
आगे जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं केपलर लॉ में, उसमें हम इलिप्स ये वर्ड यूज करने वाले हैं। जैसे यहां पे देखा होगा, फर्स्ट लॉ क्या है केपलर का, हम बोलते हैं एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोसाई। अगर एक होता है तो उसको फोकस बोलेंगे, इफ देयर आर मोर देन टू फोकस दैट इज कॉल्ड एज फोसाई, करेक्ट? रेडियस, रेडाई, लाइक दैट, ओके। हाँ, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? एवरी प्लैनेट, हर प्लैनेट सन के अराउंड में कैसे घूमता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं। किसने बताया था ये? केपलर ने। एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। लेट अस कंसीडर, जैसे फिर से ये हो गया हमारा इलिप्स। अभी मैंने बताया था इलिप्स को कितने फोकस होते हैं? 2, F1 एंड दिस इज F2, ओके। नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज द प्लैनेट, ये प्लैनेट है, ओके। प्लैनेट अभी पोजीशन ए पे है। अब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे, राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, और ये प्लैनेट, मान लो कि यहां पे एक सन है, ये सन है, दिस इज व्हाट सन। अभी ये फोकस को निकाल देते हैं यहां से। दिस इज सन एंड दिस इज प्लैनेट, ओके। सो एवरी प्लैनेट, हर प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन कैसे घूम रहा है? इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये सन के अराउंड में कैसे घूम रहा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। एंड द पोजीशन ऑफ सन इज वन ऑफ इट्स फोकल पॉइंट, वन ऑफ इट्स फोकस पॉइंट। इसको 2 फोकस पॉइंट होते हैं, यहां पे एक, यहां पे एक। सन की पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, एक तो यहां पे होगी या फिर यहां पे होगी। और हर प्लैनेट सन के अराउंड में कैसे घूमेगा? इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल। दिस इज द सिंपल लॉ। लेट अस सी द स्टेटमेंट। Every planet revolves around the sun in an elliptical orbit and the sun is situated at one of its foci. हर प्लैनेट जो है सन के अराउंड में इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा और सन की पोजीशन जो है वो कहां पे रहेगी? उसके फोकस के ऊपर। इज इट क्लियर? केपलर के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्या बोलेंगे इसको हम? law of orbit, or it is simply known as law of elliptical orbit. So don't get confused. If the question is asked explain the laws of orbits or laws of planetary motion, or explain the law of elliptical orbit, so don't get confused. It is nothing but the Kepler's first law. Is it okay? So अब इसको लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट या फिर लॉ ऑफ ऑर्बिट क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस पहले लॉ में केपलर ने किसके बारे में बताया है? केपलर एक्सप्लेन अबाउट द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। उसने प्लैनेट के ऑर्बिट के बारे में एक्सप्लेन किया, इसलिए इसको बोलेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्लियर हो गया? एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द पोजीशन ऑफ सन इज वन ऑफ इट्स फोसाई, आइदर दिस वन और दिस वन, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द केपलर्स सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ क्या है? सी द स्टेटमेंट। द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स, मीन्स कवर्स। The line joining the sun and planet sweeps equal area in equal interval of time. अभी यहाँ पे planet है, यहाँ पे sun है, इसको एक लाइन से ज्वाइन करते हैं। It is not possible actually. An imaginary line. हम sun को planet तक के कोई लाइन थोड़ी ना ज्वाइन कर सकते हैं, ये एक imaginary line है, okay? An imaginary line joining the sun and planet covers or sweeps equal area in equal interval of time. अब क्या है ये? मान लो कि प्लैनेट अभी यहां पे है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वो यहां तक जाएगा, बी तक जाएगा, ओके। और इसके लिए टाइम कितना लगा? मान लो टी टाइम लगा, और टी 1 घंटा हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, राइट? प्लैनेट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हम, हाँ, अब मान लो कि प्लैनेट यहां पे है, उतने ही समय में, कितने समय में? टी समय में, राइट? मान लो ये टी इज इक्वल टू 1 डे है, तो अगर 1 डे में प्लैनेट अभी यहां से यहां तक आता है, from position C to D. In that case also, this area, ये वाला एरिया, और ये पहले पोजीशन में का एरिया, राइट? अभी मान लो कि प्लैनेट यहां पे है, E पोजीशन पे है, अभी कुछ समय में, एक पर्टिकुलर समय में वो यहां तक आ रहा है, F तक आ रहा है। कितना समय? उतना ही T, इसको भी टाइम T लगेगा, इसको भी टाइम T लगेगा, और इसको ज्वाइन कर लेंगे हम, तो ये जो एरिया कवर हो रहा है तीनों भी केसेस में। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं, प्लैनेट को ए से बी तक जाने के लिए कितना समय लगा? टी टाइम। सी से डी तक जाने के लिए कितना समय लगा? अगेन टी टाइम।
एंड ई से एफ तक जाने के लिए भी उसको कितना समय लगा, तो आंसर है t10। तीनों भी केसेस में टाइम सेम है, राइट। डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है, टाइम सेम है। अगर एक प्लैनेट इक्वल टाइम में एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो सेम एरिया कवर करेगा। इफ प्लैनेट मूविंग फ्रॉम ए टू बी, सी टू डी एंड ई टू एफ, तीनों भी केसेस में इस प्लैनेट ने जो एरिया कवर किया है, ये शेडेड पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये शेडेड पोर्शन जो है 1, 2 एंड 3, ये तीनों भी एरिया कैसे होंगे, सेम होंगे। एक्चुअली पिक्चर में वो नहीं दिख रहा है लेकिन वो एरिया सेम होता है। दिस इज द सेकेंड लॉ, सिंपल है। व्हाट इज द स्टेटमेंट? द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सन और प्लैनेट को जो इमेजिनरी लाइन से हमने ज्वाइन किया, वो लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। दिस इज द सिंपल सेकेंड केपलर्स लॉ। इज इट ओके? नाउ कम टू द थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर ने तीसरे लॉ में क्या बोला है? सी द स्टेटमेंट, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट is directly proportional to cube of mean distance between the sun and planet. Let us clear one thing. फिर से this is the sun and this is P for planet, S for sun. Okay, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा या फिर LKG में पढ़ा होगा। A for apple, B for ball, like that. Now S for sun and P for planet. Okay, now प्लैनेट को यहां से फिर से एक रोटेशन पूरा करके यहां तक आने के लिए जो समय लगता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। व्हाट इज दैट? टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अब इस प्लैनेट का टाइम पीरियड मान लो कि कैपिटल टी है। कितना है? कैपिटल टी। क्या है कैपिटल टी? कि प्लैनेट को एक जगह से मूव होके एक रोटेशन पूरा करके फिर से उसी जगह आने के लिए जो समय लगता है, दैट इज टी। ओके, टाइम पीरियड। सो द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ओके, अभी हमने क्या बोला था लास्ट, इसमें सन से लेकर के प्लैनेट तक का एक लाइन ड्रॉ किया। मान लो कि उसमें का डिस्टेंस आर है। कितना है? स्मॉलर। अब यहां पे ये डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस, तीनों भी केसेस में डिस्टेंस सेम है? नॉट एग्जैक्टली। ये डिस्टेंस बड़ा है, ये बहुत छोटा है, ये मीडियम है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? ये सभी डिस्टेंस का मीन लेते हैं। अगर उसका मीन डिस्टेंस आर है, व्हाट इज टी? टी इज टाइम पीरियड, मीन डिस्टेंस इज आर। नाउ सी व्हाट इज द स्टेटमेंट, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, मतलब क्या करना है आपको? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कैसा रहेगा? ये रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट। मीन डिस्टेंस क्या है? आर। आर के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। दिस इज द सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर केपलर्स थर्ड लॉ। ओके, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is directly proportional to cube of mean distance between the sun and planet. ये सिंपल है। हाँ, फिर से इसको थोड़ा सा अगर हमने नीचे सॉल्व किया तो क्या आएगा? टी स्क्वायर। क्या हम प्रोपोर्शनल सिंबल को हटा सकता है? तो बिल्कुल हटा सकते हैं। यहां पे हमको इक्वल टू साइन लिखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ प्रोपोर्शनल सिंबल वी हैव टू राइट इक्वल टू साइन अलॉन्ग विद द कांस्टेंट। यहां पे मैं कांस्टेंट के ले लेता हूं, के एंड इनटू क्या आएगा? आर क्यूब इंटू आर क्यूब। फिर से इसको थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स पता होगा आपको, इसको रीअरेंज करते हैं। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, आर क्यूब को इधर लाने के बाद क्या हो जाएगा? डिवीजन में चले जाएगा। सो आवर इक्वेशन विल बिकम टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? की। व्हाट वी गेट द फाइनल इक्वेशन? टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के। कहां से डिराइव किया इसको हमने? केपलर्स थर्ड लॉ of planetary motion. Okay, t square by r cube is equal to k. मतलब the square of time period divided by cube of mean distance between the sun and planet is always constant. K is what? Constant, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती।
जो कांस्टेंट होता है, राइट, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट। इसको इस इक्वेशन के ऊपर से अलग तरीके से भी आप स्टेटमेंट दे सकते हो। क्या स्टेटमेंट दे सकते हो, जब a बाय बी ऐसा होता है, न्यूमरेटर में एक वैल्यू डिनोमिनेटर में एक वैल्यू होती है, तो इसको बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो। द रेशियो ऑफ, how we can define the Kepler's third law in another words, the ratio of square of time period to the cube of mean distance is always constant. This is another statement for Kepler's third law. I hope you all are understand the three Kepler's law, the first Kepler law, second Kepler law, third Kepler law. यहां से इसका एक स्क्रीनशॉट निकालना है। After Kepler's law, our next topic is Newton's universal law of gravitation. न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों बोलते हैं, तो मैंने बताया था कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में का कोई भी दो बॉडी में का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। और न्यूटन ने उसी फोर्स के बारे में बताया है, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। विच लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। So let us see what is the Newton universal law of gravitation. न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ क्या बोलता है, उसका स्टेटमेंट जो है ऐसे बोलता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनाइट फोर्स एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, नहीं समझ में आया, स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, टेक्स्ट बुक में है, वहां से देख लेना, हम एक्सप्लेन करेंगे उसको। व्हाट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दुनिया का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट। लेट अस कंसीडर टू बॉडीज हियर, द बॉडी ए एंड द बॉडी बी। ये दो बॉडीज है, इसका बॉडी ए का मास है m1, बॉडी बी का मास है m2। ओके, और इन दोनों में का डिस्टेंस कितना है, लेट इट बी डिस्टेंस d, इनमें का डिस्टेंस कितना है, d है। टू बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी, हैविंग मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। हमेशा ध्यान में रखना, द डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी, distance always measured from center of body. So, according to the statement of Newton's universal law of gravitation, मैं फिर से एक बार बोलूंगा, what is the statement of Newton's universal law of gravitation? Every object in the universe attracts every other object with a definite force. That force is directly proportional to product of masses of two objects or two bodies, and inversely proportional to square of distance between them. Here, according to Newton's universal law of gravitation, अब ये दोनों बॉडीज के बीच में एक फोर्स एक्ट होता है, ऐसे अट्रैक्टिंग ईच अदर, एंड ये फोर्स कैसा होगा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज द सिंबल फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मींस इसका मास m1 है, दूसरे इसका मास m2 है। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, the force is directly proportional to product of masses, and this force is also inversely proportional to square of distance between them. इन दोनों बॉडीज में का डिस्टेंस क्या है, d है। So according to the statement, the force is inversely proportional to 1/d means what, inversely proportional होता है, inversely proportional to square of distance between them. Let us consider this is equation number 1, this is equation number 2. इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, यू विल गेट द न्यू इक्वेशन, दैट इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इफ यू कंबाइन दिस टू इक्वेशंस, देन वी विल गेट द न्यू इक्वेशन, एंड द न्यू इक्वेशन इज f is proportional to m1 into m2 divided by d square। ये इक्वेशन मिलेगा हमको। Okay, f is equal to f is directly proportional to m1 into m2
अपॉन डी स्क्वायर. ओके, नाउ जैसे पहले केपलर्स लॉ में हमने देखा था, ये प्रोपोर्शनल सिंबल जब हम निकालते हैं वहां पे हम इक्वल टू साइन अलॉन्ग विथ कांस्टेंट लिख सकते हैं. एफ प्रोपोर्शनल को हटा दिया इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू साइन एंड proportionality constant लिया. Okay, where g is what? Proportionality constant, which is known as gravitational constant. Okay, or universal gravitational constant. Okay, so this is our final equation. ये हमारा final equation है. Okay, what is the final equation? Says F is equal to gravitational constant g into m1 into m2 divided by d square. और क्या स्टेटमेंट था? एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. स्टेटमेंट के ऊपर से दो इक्वेशंस को लिखा हमने. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. और इन दोनों को कंबाइन किया तो हमको न्यू इक्वेशन मिला. एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. और यहाँ पे प्रोपोर्शनल सिंबल को हटा के यहाँ पे कांस्टेंट और इक्वल टू साइन लिया. देन विल गेट दिस इक्वेशन वेयर एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एंड वेयर g is what? g is gravitational constant. क्या है? g gravitational constant है. और इसको सबसे पहले इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था. किसने? कैवेंडिश. ऑलवेज रिमेंबर कैवेंडिश. और इसका वैल्यू कितना होता है? g इज इक्वल टू होता है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर -11. अब इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जी का यूनिट. अब जी का यूनिट ऐसे कैसे आया? उसके लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला हमने, 1 2 एंड 3. अब यहाँ पे जी के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, इधर डिवीजन में जाएगा, ये डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा. तो हमारा न्यू इक्वेशन आएगा g इज इक्वल टू f इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 into m2. This is the equation for gravitational constant capital G. Correct? ये gravitational constant के लिए ये equation है. What is that? F d square divided by m1 into m2. अभी क्वेश्चन ये है कि ये यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्यों आया है? सो यहाँ पे देखो, what is the unit of force? The unit of force is न्यूटन. करेक्ट? into क्या है? What is the unit of distance? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, हमको पता है. और यहाँ पे मीटर का डिस्टेंस का स्क्वायर है, सो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. इसके डिवीजन में क्या है? डिवीजन में m1 इंटू m2. m1 मीन्स व्हाट? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. मास किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम में. किसमें मेजर करते हैं? व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मास? इज किलोग्राम. किलोग्राम इंटू किलोग्राम व्हाट? किलोग्राम स्क्वायर. देयरफॉर हियर वी कैन राइट kg स्क्वायर. सो व्हाट इज द यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स. न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इनवर्स. तो ये तो पता है, इधर स्क्वायर है तो ऊपर जाने के बाद स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई विल रिपीट वंस अगेन. व्हाट इज स्टेटमेंट? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. दुनिया में का हर चीज दूसरे चीज की तरफ अट्रैक्ट होगा. एक पर्टिकुलर फोर्स है. अब अट्रैक्ट होने के लिए तो फोर्स तो चाहिए. अब कैसे एक फोर्स अट्रैक्ट होगा? वो फोर्स कैसे होगा? दैट फोर्स इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 and that also inversely proportional to d square. Square of distance between them. If you combine these two equations, you will get this one. That is F is directly proportional to m1 into m2 upon d square. Correct? गड़बड़ हो रहा है. ऐसे याद करना पड़ता है गाने में, वरना भूल जाते हैं हम. ओके, F is proportional to m1 into m2 upon d square. प्रोपोर्शनल सिंबल को निकाला तो इक्वल टू लगाया. ये रूल कभी भी भूलने का नहीं. राइट? प्रोपोर्शनल को निकाला, इक्वल टू लगाया. इक्वल टू के साथ क्या लेना पड़ता है?
कांस्टेंट लेना पड़ता है g, ओके। F is equal to g m1 m2 upon t square, where g is the gravitational constant, which is the value of g is given by Cavendish, and the value is 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square, okay। और what is this is the equation for g. G is equal to f d square upon m1 into m2, और इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या आएगा सर, ये तो फोर्स है सर, फोर्स का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन ही रहेगा हमेशा, डोंट गेट कंफ्यूज। और एक बात वहां पे एक दिया है, अगर हम इफ वी टेक टू ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिट मास, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास कैसा है, यूनिट मतलब 1 kg, इसका भी मास कितना है 1 kg है, दोनों का मास 1 kg है, 1 किलोग्राम का, और उसमें का डिस्टेंस भी कितना है 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, क्या है इक्वेशन, इनमें का फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स के लिए हमेशा ध्यान में रखना ये इक्वेशन यूज करेंगे, ओके। द फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। अभी क्या बोला है, टू बॉडीज हैविंग यूनिट मासेस, यूनिट मासेस मतलब उसका मास कितना है 1 किलोग्राम ईच, दोनों भी बॉडी, इसका भी मास 1 किलोग्राम है, इसका भी मास 1 किलोग्राम है, और कितना डिस्टेंस है उन दोनों बॉडीज में का 1 मीटर है। तो वैल्यू पुटअप कर दो, क्या आएगा g इंटू 1 m1 का मास 1 kg, m2 का मास 1 kg डिवाइडेड बाय सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, जिनको पता नहीं है वो नोट डाउन कर लो, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 नहीं आता, 4 आता है, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू g इंटू 1 इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 अगेन g, सो f इज इक्वल टू g। कब आया लेकिन ये, when two bodies having unit masses and separated by unit distance, I hope you all are understand this Newton's universal law of gravitation। उसके बाद में मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, न्यूटन ने F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 तो बोला है, लेकिन d स्क्वायर को बोला है, वहां पे d स्क्वायर क्यों लिया उसने, d स्क्वायर क्यों लिया, वहां पे सिंपल d क्यों नहीं किया। सिंपल है, दो चीजों में का अगर डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं तो उनमें का अट्रैक्शन फोर्स कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक दूसरे से दूर जा रहे, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। हाँ समझ में आया आपको, एक दूसरे से दूर जाते हैं तो अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, पास में रहते हो तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ओके। सो यहाँ पे स्क्वायर लेने की जरूरत क्या थी, वो देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स 1/d मतलब क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। टेक्स्ट बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पब्लिक मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। तो मैंने तो बोला था हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में स्टडी करने वाले, दोनों भी सेम है। चलो तो कैसे मैं बताता हूँ। सेंट्रिपिटल फोर्स हमने देखा था, व्हेन द बॉडी परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन एट दैट टाइम द बॉडी विल एक्सपीरियंस द इनवर्ड पुल टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स। और वो फोर्स क्या होता है, जैसे चंदा मामा घूम रहा है सन के अर्थ के राउंड में, तो वो उसको कंटिन्यूअसली खींच रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है किसके ऊपर, मून के ऊपर। और दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मून, करेक्ट। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जैसे इधर इक्वेशन लिखते हैं हम, F इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर और D स्क्वायर। यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर को, ये निकालेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये हमको बताना है। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। बॉडी ए यहाँ पे है, ये सर्कल है, इसका सेंटर C, सेंटर से लेकर के सर्कल पे का पॉइंट इनमें का डिस्टेंस क्या होता है, R होता है, रेडियस पता है आपको, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस। द सर्कल हैविंग रेडियस एंड पार्टिकल परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सर्कल। इस सर्कल के राउंड बॉडी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, हमेशा ध्यान में रखना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेट अस कंसीडर दिस नाउ। सो पार्टिकल को एक रोटेशन पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, कैपिटल T, ओके। और यहाँ पे एक पूरे रोटेशन में
एक पूरे रिवॉल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस d इज इक्वल टू यहां से लेकर के यहां तक के क्या होता है, ये सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. व्हाट इज द फार्मूला फॉर सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई r. क्या होता है वो, 2 पाई r. एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, 2 पाई r. r इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड एक रोटेशन पूरा करने के लिए कितना समय लग रहा है उसको, t10 लग रहा है. तो यहां से अभी इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है इसका हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, राइट. अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन होता है mv² डिवाइडेड बाय r. और हमेशा ध्यान में रखना सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा उसी बॉडी पे एक्ट होता है जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है. इज इट क्लियर. तो इसलिए यहाँ पे आर आया क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, सर्कल को रेडियस होता है, दैट रेडियस इज आर. ओके, अभी आप समझ लो. एफ इज इक्वल टू mv² अपॉन r. और ये कौन सा इक्वेशन है सर, हमने तो कभी नहीं देखा. आपने ये इक्वेशन तो देखा होगा, एफ इज इक्वल टू ये में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू m इंटू ए. सेम इक्वेशन है, एफ इज इक्वल टू m इंटू ए के जगह पे हमने क्या रख दिया, ए इज इक्वल टू v² बाय आर. v² बाय आर रखा. क्यों, क्योंकि जब बॉडी मूव हो रही है, जैसे यहाँ मूव हो रही है, उसकी स्पीड चेंज होते जाएगी, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं हम. चेंजिंग स्पीड इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. लेकिन वो कब, बॉडी अगर लीनियरली एक्सेलरेट हो रही है. लेकिन यहाँ पे बॉडी कैसे एक्सेलरेट होगी, सर्कुलर मोशन में. तो सर्कुलर एक्सेलरेशन को हम v² बाय आर लेते हैं. इंस्टेड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन वी विल टेक v² बाय आर. तो a की वैल्यू v² बाय आर यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन विल बिकम f इज इक्वल टू ma, f इज इक्वल टू m v² बाय आर. तो ये इक्वेशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का. ठीक है, अब यहाँ पे v क्या है, v इज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, r क्या है, रेडियस. अब ये स्पीड हमको पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. जैसा अभी हमने देखा था, एक रिवॉल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई r. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई r. और टाइम कितना लग रहा है उसको एक रोटेशन पूरा करने के लिए, t, कैपिटल T. सो हियर इज कैपिटल T. स्पीड डिनोट करते हैं v से. ओके, तो ये हमारा न्यू इक्वेशन बन गया. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t. ओके, और यही वैल्यू v की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. पुट दिस वैल्यू, इक्वेशन 2 की वैल्यू कहां पे पुट करेंगे हम, इक्वेशन 1 में. देन इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या होगा, f इज इक्वल टू m. अब v के जगह क्या पुट करेंगे हम, 2 पाई r अपॉन t. v के जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पाई r अपॉन t. उसका स्क्वायर है, v का स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा. सो इन प्लेस ऑफ v वी विल पुट 2 पाई r अपॉन t. इसका क्या है, v² है, तो इसका स्क्वायर करेंगे. ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, r एज इट इज. r इज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, नाउ इसको सॉल्व कर लो. अब यहां से तो हमको आता है सर, हम बहुत क्लेवर है मैथमेटिक्स में. ठीक है, सॉल्व करो फिर. f इज इक्वल टू m, 2 का स्क्वायर कितना था, ओके 4 पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर. ओके, डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर, और इसके डिवीजन में फिर से r है. हाँ, और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, इसके डिवीजन में t है, फिर उसके डिवीजन में r है, तो ये दोनों इसके पूरे इसके डिवीजन में चले जाते हैं. ठीक है, 4 m4 पाई स्क्वायर, ये इक्वेशन मिला. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं हम. 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इंटू r. कुछ नहीं किया मैंने, 4 को इधर लिया, m को इधर लिया, डोंट गेट कंफ्यूज. ओके, अब यहाँ पे यहां तक आने के बाद यहाँ पे थोड़ा एक एडजस्टमेंट करनी है हमको. एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टमेंट करनी है, इसको हम न्यूमरेटर में r से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी r से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू व्हाट, 1.
किसी भी चीज को उसी चीज से डिवाइड करते हो, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर 1 आता है मैथमेटिक्स में, राइट? सो r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 1 into समथिंग, अगेन दैट क्वांटिटी, ओके? 1 into एनी क्वांटिटी इज इक्वल टू दैट क्वांटिटी सेल्फ, ओके? सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। 4m पाई स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर, r स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा? r क्यूब डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ रहा है? r इंटू आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक है? फिर से इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, या फिर अलग तरीके से लिखते हैं। 4 पाई स्क्वायर, ओके, कंफ्यूजन नहीं, 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाय टी स्क्वायर, कुछ भी नहीं, एज इट इज लिखा हमने, आर क्यूब बाय टी स्क्वायर को सेपरेटली मल्टीप्लाई किया, ओके? इज इट फाइन? नाउ यहां तक आने के बाद अभी क्या हो रहा है? ये आर क्यूब बाय टी स्क्वायर क्या है? केप्लस लॉ में हमने देखा था, केप्लस लॉ में क्या देखा था हमने? टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू केप्लस थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे क्या है? आर क्यूब बाय टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है? के का रेसिप्रोकल आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय के। सो दिस विल बिकम 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू ये टी स्क्वायर बाय आर क्यूब का वैल्यू क्या आता है, लेकिन यहाँ पे तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर है, तो ये आएगा 1 के। इन दिस इक्वेशन, अब यहां पे देखना, इस इक्वेशन में f इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, m मास ऑफ द बॉडी वो भी कांस्टेंट रहेगा, पार तो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 22/7 आता है, राइट? k वो कांस्टेंट है, ये r क्या है? वो रेडियस है, करेक्ट? तो यहाँ पे वो डिस्टेंस है, वो चेंज हो सकता है। सर्कल अगर बड़े सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, बड़े सर्कल पर हम घूम रहा है, तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन इन तीनों की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, दैट इज m, पाई एंड k। तो ये सभी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को और इक्वल टू साइन को अगर हम रिमूव करते हैं तो वहां पे क्या आएगा? f इज प्रोपोर्शनल टू, ऊपर क्या है? इन सभी को कांस्टेंट ले लिया हमने, और डिवाइडेड बाय आएगा r स्क्वायर। f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो यही हमको डिराइव करना था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट। सेंटर और ऑब्जेक्ट में का जो डिस्टेंस होता है मीन्स रेडियस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसी को बोलते हैं हम इनवर्स स्क्वायर लॉ। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन the center and that object. So this is all about the uniform circular motion or magnitude of centripetal force, that is nothing but the inverse square law. Okay. One more thing, please subscribe my channel and share this video to all your friends who is studying in the 10th standard. Okay. जो 10th standard में स्टडी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।